के इस वीडियो में हम टॉप 100 आर्टिकल्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395 आर्टिकल्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट केम इन टू इफेक्ट ऑन January 26, 1950, the day that India celebrates each year as the Republic Day। तो 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इफेक्ट में आया। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब कंप्लीट हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था 1949 में। इसलिए हम हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाते हैं। Next question, which article deals with the citizenship at the commencement of the constitution? So the right answer for this question will be option number डी, यानी कि 5। तो जो आर्टिकल 5 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है अबाउट द कॉमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप। ये आपने याद रखना है, यानी कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट रूल है, इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये सेकेंड पार्ट के अंडर आता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of the Constitution confers power on the Parliament to make laws regarding citizenship? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करता है पार्लियामेंट की उन पावर्स के बारे में जो लॉज बना सकती हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉज बनाने की पावर है वो आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। सो आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन confers power on the parliament to make laws regarding citizenship. The Indian Citizenship Act of 1955 was enacted in exercise of this provision। तो 1955 में जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था वो भी इस आर्टिकल के अंडर जो मेंशन है उसके प्रोविजन की वजह से ही आया था, ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Under which article of the Constitution the prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth is mentioned? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 15। तो जो आर्टिकल 15 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐसा बताता है कि किसी भी पर्सन को हम उसके रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या फिर सेक्स के बेसिस में या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 16 बताता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एवरी पर्सन इन द कंट्री हैज़ इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अबाउट इट टेल्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 बताता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। और ये सारे आर्टिकल्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Equality of opportunity in matters of public employment is given under which article? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 16। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 16 में मेंशन है अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो कंट्री में जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जॉब्स होती है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which article explains about the establishment of new states? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 2। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड आर्टिकल है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताता है, ये आपने याद रखना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ new states. So Article 2 of the Constitution of India vests the Indian Parliament the exclusive power to admit or establish new states in the Indian Union. If a new state has up to
India, so it acts under the Article 2 of the Constitution. अगर हम बात करें हमारा जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसके बारे में बताता है? जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कंट्री के नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में बताता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बताता है अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया के तो हैं लेकिन वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो उनके सिटीजनशिप राइट्स के बारे में आर्टिकल 8 बताता है। ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which article of the Constitution explains about the abolition of titles? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 18 बताता है अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये भी हमने डिस्कस किया था, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये आता है। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तो आर्टिकल 2, और ये आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द राइट टू लाइफ? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 21। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, राइट टू लाइफ। तो ये आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और अगर हम बात करें ये कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक मैंशनड है जिसके बारे में। तो राइट टू फ्रीडम हमारी एक फंडामेंटल राइट है, उसका जो आर्टिकल 21 है वो बताता है राइट टू लाइफ, यानी राइट ऑफ अ पर्सन टू लिव टू हैव पर्सनल लिबर्टी, हम कह सकते हैं पर्सनल फ्रीडम होने की जो राइट है, दैट इज राइट टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन डी, आर्टिकल 21A के ए में मैंशनड है अबाउट राइट टू एजुकेशन। तो ये आपने याद रखना है, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है 21A, तो इसमें मैंशनड है अबाउट राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एक्सप्लेन्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 1। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट आर्टिकल है ये बताता है कि जो हमारी कंट्री है दैट इज इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेम भारत है, एंड भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत यानी हमारी कंट्री इंडिया, दैट शुड बी अ यूनियन, यानी समूह होना चाहिए वो स्टेट्स का। सो आर्टिकल 1 सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दिस इज द ओनली प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन हाउ दिस कंट्री मे कॉल्ड फॉर ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 22। सो द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी गिरफ्तारी से रिलेटेड, और जब डिटेंशन यानी कि जब हिरासत के अंदर ले लेते हैं पुलिस वाले, तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो आर्टिकल 22 में मैंशनड है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 बताता है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो भी राइट्स होती हैं वो बताते हैं आर्टिकल 19, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से जो सेकंड फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आती है, जिसमें जो फर्स्ट राइट होती है दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है आर्टिकल 19। और अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल 30 भी दिया है, तो आर्टिकल 30 ये देता है राइट टू द माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, इसकी राइट आर्टिकल 30 में दी गई है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है अबाउट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि हर इंसान लॉ के आगे इक्वल है। तो अगर हम बात करें इक्वलिटी बिफोर द लॉ की, तो फंडामेंटल राइट है ये हमारा एक। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मैंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो हमारा जो हमारी राइट है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू इक्वलिटी, और ये आती है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बिफोर दिस आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द इंडियन टेरिटरी। इट स्टेट्स दैट द स्टेट शिल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 कहता है कि हर इंसान को जो ये राइट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये देनी चाहिए, और हर इंसान के पास ये राइट होती है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। हर इंसान लॉ के आगे इक्वल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 कहता है कि जो अबॉलिशन है अनटचेबिलिटी का वो हो चुका है, यानी अनटचेबिलिटी मीन्स जो छुआछूत की कुपरंपरा थी हमारे पास्ट में, अब वो अबॉलिश कर दी गई है अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 17 केम इनटू फोर्स ऑन June 1st, 1955. Article 17 clearly states that untouchability in any way is prohibited irrespective of any caste, color or creed, and in case somebody practices it, it shall be liable and punished by the law. तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करना, और जो ये अनटचेबिलिटी है ये हर केस में प्रोहिबिटेड है, चाहे वो कास्ट के लिए हो, कलर के लिए हो या फिर क्रीड के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ बी एंड सी। तो आर्टिकल 20 और 21 दोनों को हम दोनों ही सस्पेंड नहीं की जा सकती, प्रोहिबिट नहीं की जा सकती इमरजेंसी के टाइम पर, चाहे वो किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी हो। जो ये राइट्स हैं आर्टिकल 20 और 21 के अंडर ये प्रोहिबिट नहीं की जा सकती हैं। सो आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट इट वाज अग्रीड दैट by the court that in any case no person can be stripped of his right to life and personal liberty. Therefore, Article 20 and 21 cannot be suspended even in the case of emergency. ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद द सिटीजनशिप इन इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ आर्टिकल्स डील विथ द सिटीजनशिप इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में मैंशनड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 5 to 11 और ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 1 to 4 की, जो पार्ट 1 में आता है, तो ये बेसिकली स्टेट के नाम से और यूनियन टेरिटरी से एसोसिएटेड है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ रिलेटेड विथ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर हम बात करें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारी फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारी DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड है। ये आर्टिकल जो 5 to 11 है ये पार्ट 2 में आता है, ये पार्ट 1 में आता है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, और DPSP ये पार्ट 4 में है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो राइट देता है टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन इन फोर्स लेबर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 23। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 23 है ये बताता है अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ
ह्यूमन एनफोर्स लेबर, और इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो भी प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये भी मैंशनड है आर्टिकल 23 में। यानी ह्यूमन बींग्स को आप फोर्स लेबर नहीं करा सकते, इसके लिए एक राइट है जो है आर्टिकल 23 के अंडर मैंशनड है। इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। और ये कौन सी फंडामेंटल राइट के अंडर आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके अंदर दो राइट्स आती हैं, जिसके अंदर दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। ये भी आपने याद रखना है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 18 की, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, 17 की एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल नंबर 19 की, ये अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा, ये आपने याद रखना है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं दे आर मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which article is related with the protection of interest of minorities? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल नंबर 29। तो आर्टिकल 29 एसोसिएटेड है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल नंबर 21। तो देखिए, जो राइट टू लाइफ जिसे हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू प्राइवेसी, तो इस फॉर्म में भी पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू द राइट टू प्राइवेसी। तो द राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो देखिए, अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है तो जो आर्टिकल 21 है ये राइट टू प्राइवेसी है, और ये किसके अंडर आता है? ये आता है राइट टू फ्रीडम के अंडर। राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक की राइट्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 13, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक की जो आर्टिकल्स हैं वो आती हैं फंडामेंटल राइट्स के अंडर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 13 है। इससे पहले जो 7 है ये सिटीजनशिप के अंडर आएगा, और 36 से लेकर जो 51 तक हैं ये आएंगे टीपीएसपी के अंडर। और जो आर्टिकल 13 है ये एक फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। हमने फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है ये यूएसए से अडॉप्ट किया था। देखिए, बात यहाँ पर फंडामेंटल राइट की हुई है, तो एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 से ये स्टार्ट होती हैं बेसिकली। इससे पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंशनड है। 14 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 ये आता है राइट टू इक्वलिटी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए 19 से लेकर 22 तक अभी हमने डिस्कस किया, दिस बिलोंग्स टू राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये दो आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आता है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आती हैं 29 से लेकर 31 तक, और 29 से लेकर 31 तक, और देखिए बच्चे कौन सी 32 से लेकर 35 तक, ये आती हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आती हैं, और आर्टिकल 32 आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आता है, तो पार्ट 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल नंबर 40। तो आर्टिकल नंबर 40 राइट प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो पंचायत्स को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 46 की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 46 ये स्टेट करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल हैं इनकी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट
करता है आर्टिकल नंबर 46। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 40 की, तो देखिए आर्टिकल 40 बताता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये इस क्वेश्चन का भी आंसर है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 51, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 51 बताता है अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस यानी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को ये प्रमोट करता है आर्टिकल नंबर 51। और आर्टिकल नंबर 48 स्टेट करता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एट द स्टेट लेवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following articles of the Constitution of India deal with the Uniform Civil Code? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो ये अभी हमने डिस्कस किया ऑप्शंस में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 51 बताता है अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा को ये बढ़ावा देता है आर्टिकल नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which article of the constitution is the educational interest of scheduled caste and scheduled tribe kept? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 46 में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इन टोटल वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 6 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India directs the state to take steps to separate the judiciary from executive in the public services of the state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल नंबर 50 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को सेपरेट करता है, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 45 की, तो आर्टिकल नंबर 45 कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो ये आर्टिकल नंबर 57 है ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो बताता है अबाउट द री इलेक्शन एलिजिबिलिटीज फॉर द री इलेक्शन। और आर्टिकल नंबर 48 बताता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिवन अंडर द विच आर्टिकल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 52 में दिया है कि हमारी कंट्री का एक प्रेसिडेंट होना इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 52 के अंडर ऐसा मेंशन किया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 50 की, तो आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है। आर्टिकल नंबर 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। और आर्टिकल नंबर 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज से एसोसिएटेड है। और बात की जाए आर्टिकल नंबर 54 की, तो आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड है, ये भी आपने याद रखना है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 50 एंड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, the procedure for impeachment of the president comes under which article of the constitution? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इम्पीचमेंट की प्रोसेस आती है ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनको उनकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, the office of Vice President of India was established under which article? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 63 के अंडर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इनको अपॉइंट किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री।
So, the office of the Vice President of India was established under the Article 63 of the Indian Constitution. ये आपने याद रखना है. According to this article, there shall be a Vice President of India. इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ और important articles दिए गए हैं. अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 56 की, तो आर्टिकल 56 बताता है about the term of the office of the President, यानी office of the President में यानी कि टेन्योर और सिंपली द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट. दैन आर्टिकल 61 बताता है अबाउट द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. और अगर हम बात करें आर्टिकल 63 की, तो वाइस प्रेसिडेंट का एस्टेब्लिशमेंट. और आर्टिकल नंबर 64 बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ही विल बी द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ये भी आपने याद रखना है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which article of the Indian Constitution describes the appointment and disqualification of Council of Ministers? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल नंबर 75 बताता है अबाउट द अपॉइंटमेंट एज वेल एज द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं. जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 70, ये बताता है अबाउट द प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन कॉन्टीजेंसीज. आर्टिकल नंबर 72 बताता है अबाउट द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, यानी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो पार्डन दे सकते हैं किसी क्रिमिनल ऑफेंस में किसी क्रिमिनल को. तो ऐसे केसेस में जो पावर है प्रेसिडेंट के पास उसके क्राइम को माफ़ करने की, दैट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 72. आर्टिकल 74 की बात करें तो आर्टिकल 74 बताता है अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं. सो दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Next question. Which article of the Indian Constitution describes the power of President to grant pardons and commute sentences in certain cases? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 72. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी प्रेसिडेंट के पास किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में किसी क्रिमिनल को का जो क्राइम है उसको माफ़ करने की एक पावर होती है, उसको हम पार्डन कहते हैं. तो ये आर्टिकल 72 में मेंशन्ड है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which article of the Indian Constitution describes the manner of election of the president? तो ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 55 में. तो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं इनका जो मैनर ऑफ इलेक्शन किया जाता है, जिस तरीके से इन्हें इलेक्ट किया जाता है, वो आर्टिकल नंबर 55 में मेंशन है. Next question. Which article of the Indian Constitution describes the qualification for the membership of the Parliament? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल नंबर 84 बताता है अबाउट द क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ये बताता है आर्टिकल नंबर 84. यू हैव टू रिमेंबर दिस. Next question. Which article of the Constitution describes about the duration of the houses of the Parliament? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल नंबर 83 डिस्क्राइब करता है अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ये आपने याद रखना है. तो अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं, तो देयर आर 2 हाउसेज इन आर पार्लियामेंट. एक है हमारा लोअर अपर हाउस और एक है हमारा लोअर हाउस. देखिए जो हमारा अपर हाउस है इसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और जो लोअर हाउस है इसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं. जो राज्यसभा है इसका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है, और 6 ईयर्स का होता है, और हर साल यहाँ पे जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं और इनकी जगह न्यू मेंबर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है. और अगर हम बात करें लोकसभा के टेन्योर की, तो लोकसभा का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का. मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ अपर हाउस की बात करें तो 250 होते हैं, जिसमें से 12 दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट्स हैं हमारी लोकसभा में वो 550 हैं. ये भी आपने याद रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Under which article of the Constitution the power of President to grant pardon or to suspend, remit or commute in certain cases is given? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट के पास की वो पावर दी गई है जिसके थ्रू वो पार्डन प्रोवाइड कर सकते हैं इन सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस. यानी वो क्राइम को किसी क्रिमिनल को पार्डन प्रोवाइड कर सकते हैं. वो जो पावर है प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 72 में मेंशन्ड है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 51 बताता है अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द स्टेट शैल एंडेवर फॉर द प्रमोशन एंड इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which article tells that the Council of Ministers will be headed by Prime Minister? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 74 में ऐसा मेंशन है कि जो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनके जो हेड होंगे वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होंगे। दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बिफोर दिस आर्टिकल 74 के बारे में कुछ दिया है मेंशंस हाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर बोथ कनेक्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल विथ पीएम एज द हेड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन वेरियस इश्यूज। ये भी मेंशन्ड है आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये along with president they have the right to advise the president. It is mentioned in article 74 of the Indian constitution। ये आपने याद रखना है। और इस आर्टिकल में ये भी mentioned है कि जो council of ministers हैं they will be headed by the prime minister। Next question, the Attorney General of India is appointed by President of India on the advice of the Union Cabinet under which article? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 76 के अंडर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके पास राइट है कि ये कंट्री में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं, और ये भी यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following pairs is not correctly matched? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल नंबर 79 इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ सुप्रीम कोर्ट। इसके बदले जो आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिलेटेड है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम बात करें आर्टिकल 114 की तो ये अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर बेस्ड है, जो ट्रू है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के ऊपर बेस्ड है, और आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जो आर्टिकल 79 है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, which article is related to the special address to the House of the People at the commencement of the first session after each general election by the President? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल नंबर 87। तो आर्टिकल नंबर 87 के अंडर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पेशल एड्रेस करते हैं जब भी इलेक्शन होते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब होता है लोकसभा के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट जो सेशन होता है वहाँ पर प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस करते हैं टू द पार्लियामेंट। तो ये मेंशन है आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A दैट इज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया है इन द आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें भी पार्ट 4A भी से कहा जाता है, पार्ट क्योंकि फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं और फोर्थ पार्ट के ए वाले पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। Next question, joint sitting of both houses in certain cases is related to which article? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में ऑफ बोथ द हाउसेज मेंशन है। स्पेशल केसेस में यानी कि सर्टेन केसेस में ही ऐसा पॉसिबल होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है, और ये आर्टिकल 108 में मेंशन है। ये आपने याद रखना है। तो चलिए
अगर इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, जो आर्टिकल 109 है ये डील करता है अबाउट द स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, यानी मनी बिल्स के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोसीजर्स के बारे में आर्टिकल 109 बताता है। आर्टिकल 110 ये बताता है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आर्टिकल 105 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। देखिए क्वेश्चन आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 110 में मनी बिल्स के बारे में मेंशन किया गया है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बिफोर दिस, मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल्स आर कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल मैटर्स से एसोसिएटेड होते हैं ये, लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा, और ये आर्टिकल 110 में मैंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following articles of the Constitution describe about the vote on account? Important question है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 116 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वोट ऑन अकाउंट के बारे में बताता है। इसके अलावा ये बाकी के आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आर्टिकल 112 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ये बताता है। और आर्टिकल 120 जो है ये बताता है about the language to be used in the parliament. Article 122 बताता है about that the courts not to inquire into the proceedings of the parliament. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 117 तक, तो बेसिकली ये फाइनेंशियल मैटर से एसोसिएटेड है, जिसमें आर्टिकल 116 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। और आर्टिकल 112 भी इंपॉर्टेंट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 124 में स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 126 की, तो देखिए आर्टिकल 126 के अंडर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में मेंशन्ड है। आर्टिकल 125 भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये सैलरीज ऑफ जजेस से रिलेटेड है। और आर्टिकल 128 बताता है हमें अबाउट द अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द टाइम ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एनी सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं। तो ये मेंशन्ड है आर्टिकल 128 में। जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एनी सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में उनकी अटेंडेंस के बारे में मेंशन्ड है 128 में। 124 ये सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर which of the following articles of the Constitution of India does the Supreme Court stand at the apex of the judicial system of the country? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 124 में ही मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एपेक्स यानी कि हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है हमारी कंट्री इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई थिंक इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन, सो ऑप्शन डी 110 विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज मेंशन्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 129। तो अंडर द आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज रिगार्डेड और इज डिफाइंड एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 124 की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 126 ये रिलेटेड है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। और आर्टिकल 125 सैलरीज से एसोसिएटेड है, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स इज मेंशन्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 139 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर होती है कि वो रिट्स को इश्यू कर सकती हैं, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 143 के अंडर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, आपने ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 139 जो बताता है अबाउट द कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। तो सर्टेन रिट्स के बारे में जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो 139 में मैंशन है। आर्टिकल 140 बताता है अबाउट द एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 141 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी द बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाता है वो सभी जितने भी कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में उन सब के ऊपर बाइंड करेंगे या फिर दे आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये मैंशनड है आर्टिकल 141 के अंडर। Next question, which article of the Constitution prescribes the duties of Comptroller and Auditor General of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 149 के अंडर पावर्स जो ड्यूटीज़ हैं, मेनली ड्यूटीज़ मैंशनड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 149 विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, which article of the Constitution states about the duties and powers of the Controller General of India? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 149 एसोसिएटेड है अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इनका दैट देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल ने मैंशनड है? तो आर्टिकल 148 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So, which article of the Constitution prescribes about the executive powers of governor? तो गवर्नर के जो executive powers हैं उसके बारे में कौन से आर्टिकल ने mentioned है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 154 में executive powers of governor के बारे में mentioned है। Next question, the appointment of the controller and auditor general of India is done under which article? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 148 के अंडर जो अपॉइंटमेंट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की वो है आर्टिकल 148 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ड्यूटीज 149 में मैंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू गवर्नर्स ऑफ स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 153 बताता है अबाउट द गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि देयर शैल बी अ गवर्नर विद इन अ स्टेट, ये बताता है आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, यानी गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसके बारे में बताता है हमारा आर्टिकल 154। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 153 देयर शैल बी अ गवर्नर इन अ स्टेट, आर्टिकल 154 बताता है अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? गवर्नर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 155 रिलेटेड है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 156 की, तो आर्टिकल 156 टेन्योर ऑफ गवर्नर बताता है, टेन्योर बताता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 157 की, तो आर्टिकल 157 बताता है अबाउट द क्वालिफिकेशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है आर्टिकल 157, 156 टेन्योर और 155 अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article is related with the temporary power to parliament temporary power of parliament to make laws with respect to certain matters in the state? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 369 के अंडर ऐसा मेंशन है अबाउट द टेम्पररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके अंडर वो लॉज बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स रिगार्डिंग द स्टेट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, which article is related to the power of the governor to grant pardon and to suspend or remit or commute in certain cases? तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें गवर्नर के पास भी पार्डन देने का राइट होता है, और वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 161 के अंडर जो गवर्नर होता है ही और शी हैज़ द पावर टू ग्रांट द पार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
Next question, which of the following articles of the Constitution of India is regarding the duties of the Chief Minister with respect to the furnishing of information to the Governor? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 167 के अंडर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं इनके पास एक सर्टेन ड्यूटी होती है कि ये इन्फॉर्मेशन, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गवर्नर तक पहुँचाएँ। तो ये आर्टिकल 167 में चीफ मिनिस्टर की इस ड्यूटी के बारे में मैंशन है कि ही हैज़ द ड्यूटी टू furnish the information to the governor of the state. तो option number C will be the correct answer. Next question, Article 172 in Constitution of India deals with which of the following? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के ड्यूरेशन के बारे में आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है। Next question, which of the following articles of the Constitution of India deals with the creation of legislative councils in state? तो देखिए legislative councils का जो creation होता है states में वो कौन से article के अंडर mentioned है? तो right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी article 169 के अंडर ये mentioned है। You have to remember this about the creation as well as about the abolition of state legislative councils, ये आपने याद रखना है। Next question, under which article of the Indian Constitution the governor has the power to reserve a bill for the president's assent? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 200 के अंडर मेंशन है अबाउट द एसेंट ऑफ बिल्स। ये आपने याद रखना है सिंपली अबाउट द एसेंट ऑफ बिल। और अगर हम बात करें मोर स्पेसिफिकली तो गवर्नर हैज़ द पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसेंट। तो प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए गवर्नर के पास राइट होता है कि वो रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। और सिंपली जो आर्टिकल 200 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एसेंट ऑफ बिल से रिलेटेड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following articles of the Indian Constitution gives the power of issuing ordinance to the governor? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 213 के अंडर गवर्नर के पास राइट होता है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 214 के अंडर ये मेंशन है कि जो स्टेट्स हैं उनमें हाई कोर्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये आर्टिकल 214 के अंडर मेंशनड है अबाउट द क्रिएशन ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स? तो हाई कोर्ट की पावर के बारे में कि वो रिट्स को इशू कर सकता है, ये कौन से आर्टिकल ने मेंशन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 226 के अंडर जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं इनके पास भी पावर होती है कि ये कुछ सर्टेन रिट्स को इशू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 231 के अंडर जो हाई कोर्ट है, एनी 2 स्टेट्स कैन शेयर कॉमन हाई कोर्ट, ये प्रोविजन दिया है आर्टिकल 231 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution deals with the administration of scheduled areas and tribal areas? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 244 के अंडर जो हमारे आर्टिकल 244 है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर फाइनेंस कमीशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 280 के अंडर प्रोविजन है ऑफ फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल इज रिलेटेड टू, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल मीन्स द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में एससीज और एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 330 में मैंशनड है अबाउट द रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, यानी कि जो डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस है उसका जो कंप्लीट राइट है, सुप्रीम राइट है, वो इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में मैंशनड है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 324 में ऐसा मैंशनड है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 वाज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 324 एग्जिस्टेंस में आया, मतलब एग्जिस्टेंस में आया ऑन 26 नवंबर 1949 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था। तो आर्टिकल 324 केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड था और ये 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया तो तब ये एग्जिस्टेंस में आया। इट प्रोवाइड्स द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, reservation of seats for SCs and STs in legislative assemblies of the state is in which article। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 332 में मेंशन है अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर STs एंड SCs इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 338A के अंडर मेंशन्ड है अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अगर हम बात करें आर्टिकल 338A के अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी मेंशन्ड है। तो और अगर हम बात करें सिंपली आर्टिकल 338 की, तो सिंपली आर्टिकल 338 में मेंशन्ड है अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 38A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और आर्टिकल 338B में मेंशन्ड है अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 352 ये एसोसिएटेड है विथ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और जो इसके बाद का आर्टिकल है आर्टिकल 353, वो एसोसिएटेड है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। तो इस केस में स्टेट इमरजेंसी लगती है जो आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो हमने आर्टिकल 19 के बारे में 2 या 3 बार डिस्कस कर दिया है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल 19 के अंडर क्या होता है। तो सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ये कौन से आर्टिकल से एसोसिएटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 358 के अंडर जब नेशन में इमरजेंसी लग जाती है तो आर्टिकल 19 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सस्पेंड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 ये आपने याद रखना है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर्स देयरफॉर। Here it will be therefore for only. Next question. So which article is related with the provision as public service commission? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 390 के अंडर अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशन्ड है। ये आपने याद रखना है आर्टिकल 390। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, which of the following articles of the Constitution of India deals with the provision with respect to consolidated fund of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 266 के अंडर प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फंड मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपने याद रखना है। कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड पूछा जाए तो ऑप्शन डी दैट इज आर्टिकल 266 विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 14 के अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मेंशन किया गया है, यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, right to marry a person of one's choice is integral to which article of the Indian Constitution? तो right to marry right to marry a person of one's choice का मतलब हम जिससे मर्जी है we can marry to that person, और ये right जो है ये हमें provide करता है आर्टिकल 21 of the Constitution, so option C will be the correct answer. Next question, under which article of the Indian Constitution is the district planning committee constituted? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 243 के अंडर ऐसा मेंशन किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रोविजन होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है, अंडर विच आर्टिकल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 256 के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आर्टिकल 300A, जो पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 300A के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन्ड है। Next question, Articles 324 to 329 in Part 15 of the Constitution of India deals with? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम से एसोसिएटेड है आर्टिकल 324 से लेकर 329। Question, in which article of the Constitution of India prescribes for the submission of the annual report of the work done by the State Public Service Commission? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 323 के अंडर ऐसा मेंशन है कि जो वर्क डन बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी, और जर्नली जो ये एनुअल रिपोर्ट है ये गवर्नर ऑफ द स्टेट को सबमिट की जाती है, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल डैश एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 360 के अंडर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो ये आर्टिकल 352 के अंडर लगती है, और स्टेट इमरजेंसी ये इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, आर्टिकल 356 के अंडर ये लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अडल्ट सफरेज इज रिकॉग्नाइज्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 326 के अंडर जो अडल्ट सफरेज है, यानी इलेक्शंस टू द हाउसेज ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के इलेक्शंस में जो अडल्ट सफरेज है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है आर्टिकल 326 के अंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इम्पोज द प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट एंड एनी इंडियन स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो हमने अभी डिस्कस किया जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है ये आर्टिकल 360 के अंडर लगती है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी, इसके अलावा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 और उसके अलावा जो स्टेट इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 356 के अंडर लगाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 368 के अंडर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question, which article of the Indian Constitution deals with the special provision with respect to the states of Maharashtra and Gujarat? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 371 के अंडर महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये आपने याद रखना है। ऐसे ही और भी स्टेट्स को, फॉर एग्जांपल नागालैंड को आर्टिकल 371 ए के अंडर
स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, वैसे ही असम को आर्टिकल 371 बी के अंडर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, मणिपुर को 371 सी, आंध्र प्रदेश को 371 डी, और इसके अलावा जो आर्टिकल 371 एफ है वो सिक्किम को प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 371 जी वो मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको हम किसी दूसरी कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following articles of the Constitution of India grants special provision for Andhra Pradesh? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 371 डी के अंडर आंध्र प्रदेश को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करे अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देम। तो इसके साथ आपका ये होमवर्क क्वेश्चन आता है। तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। और आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।